आद मुनीर सर, बस अल्लाह करम करे, आमीन आमीन आमीन। चलें जी, बाकी आपके कमेंट्स के जो आंसर हैं वो बाद में दिए जाएंगे। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर एक नाम से पाकिस्तान, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 और इसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसको कहते हैं। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड लैंड रिफॉर्म्स। 77 पेज पे है। ये बुक है आगा ताहिर एजाज़ की। PDF मैंने इसके सेंड कर दिया था ग्रुप्स के अंदर। अगर कोई बच्चा ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर इसके अंदर नंबर हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, आप इस नंबर पे अपना मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूँगा। जो वहाँ पे तमाम चीज़ें आती रहती हैं और जो चीज़ आपको चाहिए आप मुझे बताइएगा। किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इसमें किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं BCom के तमाम लेक्चर्स की लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसको देख के एंजॉय करें और पढ़ें। सही, चैप्टर नंबर हमारे पास है जी एग्रीकल्चर। तीसरा चैप्टर है हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम से। सॉरी, इसका पेज है ये, इसका पेज है जी, अल्लाह आपका भला करे। यहाँ मैं आता हूँ, ये है जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और अगला मेरे ख्याल में जो है चैप्टर, उसका नाम है एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर चूँकि 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बहुत बड़ा बर्डन था। मैंने पहले 4 क्वेश्चन आज से डिस्कस करूँगा आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। आपने यहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर उठाने हैं, बस इसको कॉन्सेप्ट समझना है और इसके फैक्ट्स एंड फिगर उठा लेने हैं और आपने करना है। कहता जी, रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ आवर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हमारी मईशत का लाइफ ब्लड है। पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? 79.61 मिलियन हेक्टर्स। और कितने एरिया पे फसल होती है उसे कहते हैं क्रॉप्ड एरिया, 23.13 मिलियन हेक्टर। और जंगल कितने हिस्से पे है? 4.02। इसको 4% भी आप कह सकते हैं, 4% या 4.02% मिलियन हेक्टर आर द अंडर फॉरेस्ट। और 8.12 मिलियन हेक्टर ऐसा इलाका है जो जहाँ पे कल्टीवेटेबल वेस्ट हो जाती है, जहाँ कल्टीवेशन नहीं हो पाती। हमारे बेसिक फैक्ट्स क्या हैं ये बता दिया, ऊपर भी बता दिया जी सारा। जो कल्टीवेशन के लिए इलाका हमारे लिए अवेलेबल नहीं है वो है 24.23 मिलियन हेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स क्या है एग्रीकल्चर के? मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री आती है, डेयरी, इसमें डेयरीज आती हैं, और फिशरीज। मेजर क्रॉप्स में आती हैं जी आपके पास वीट, कॉटन, राइस, मेज, शुगर कैन, टोबैको। माइनर क्रॉप्स में आती हैं ऑयल सीड, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, कैनोला, पल्सेस, मसूर, मूंग, माश, पोटाटो। एग्रीकल्चर इनपुट्स फर्टिलाइज़र हैं, सीड्स हैं, मैकेनाइजेशन है, पेस्टिसाइड्स है, इरिगेशन है। और एग्रीकल्चर आउटपुट में आता है जी वीट, राइस, कॉटन एंड पोटैटोस वगैरह। ये हमारे सोर्सेज हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है पाकिस्तान 2018-19 का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है 0.9%। लेबर कितनी पूरे पाकिस्तान में एंगेज होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में? 39%। और GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर? 18.5%। ये फैक्ट फिगर असल में अहमियत रखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी अहमियत कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर की? आपने हेडिंग याद करनी है, सेल्फ राइटिंग करनी है इसके अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी तमाम इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देता है। आटे की जितनी इंडस्ट्रीज आटा बनाती है उसको गंदम वो देता है, फर्नीचर को लकड़ी वो देता है, ठीक है, जूसिस कंपनीज को फल वो देता है, जितना रेस्टोरेंट है उसको सब्जियां वो देता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है तमाम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल देता है। नंबर 2, गवर्नमेंट रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। गवर्नमेंट एक हाई प्रपोर्शन रेवेन्यू फेडरल पवेलियन गवर्नमेंट इससे इकट्ठा करती है टैक्स की मदद में, क्योंकि वो जब वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स आती हैं मार्केट में तो आगे वो उनसे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ उसके ऊपर टैक्स लगता है। मार्केट एक्सपेंड होती है एग्रीकल्चर की वजह से।
आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए। 64% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है हमारी, और 43% टोटल वर्क फोर्स जो हमारी पाकिस्तान की काम करने वाली फोर्स है उसमें 43% जो है वो इस सेक्टर से बिलोंग करती है। कैपिटल को फॉर्मेशन करना हो तो फिर हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा करता है। इसमें सनती यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, सनती गुड्स का इस्तेमाल भी इसमें ही होता है। रूरल डेवलपमेंट, हमारे इलाकों की गांव की रूरल डेवलपमेंट जो होती है वो भी इसी एग्रीकल्चर सेक्टर से मुमकिन है। ये नेशनल इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। आप इसको बेच के जीडीपी के अंदर 19% इजाफा जो है, 18.5% या 19% जो इजाफा है इस जीडीपी के अंदर, वो आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होता है। आप ज़्यादा पैदा करेंगे तो इसको आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा उसे हम कहेंगे जी ये हमारे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करेगा। फॉरेन एक्सचेंज हमारी अर्निंग आती है। हम जब अपनी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, 27% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, जो इतनी हमारी पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उसमें 27% जो है वो रॉ और प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो जाती हैं, और 64% बेस करते हैं एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के ऊपर। पाकिस्तान को 45% जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने से। इंटरनेशनल रिकग्निशन आपकी शनाख्त होती है पूरी दुनिया के अंदर कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फूड ये खुराक का ज़रिया है, मुआशी तरक्की इससे मुमकिन है, लोगों को रोज़गार मिलता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। कंक्लूजन लिखा हुआ है इसका। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम्स क्या हैं, मसाइल क्या हैं। वाई यील्ड पर एकड़ इज़ लो, पैदावार पर एकड़ कम क्यों है पाकिस्तान में, और प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ लो आल्सो सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव इट। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन इसके एग्रीकल्चर सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं करता बेहतर, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात हैं इसके। पाकिस्तान स्पाइट ऑफ बिग एग्रीकल्चर कंट्री ये इंपोर्ट करता है गंदम को और दूसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर से, तो ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। काजेज़ क्या हैं हमारी बदहाली की, बैकवर्ड्स की। हमारे पास मार्केट्स अवेलेबल नहीं है जहाँ हम चीज़ें बेच सकें, लोग पैदा नहीं करते, फिर लोगों के पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, लोग इन्वेस्ट कर सकें। लोग इसके अलावा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से तेज़ तरीन रिवॉर्ड मिलता हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है, वो इतना वीक है कि हम उस पर लोगों को बेहतर गाइड नहीं कर पाते। हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसके अंदर तालीम की बहुत कमी है, लोग तालीम लेते नहीं करते। हम तो खुद ही बड़े सेल्फ एजुकेटेड हैं। पानी के बड़े मसाइल हैं, इरीगेशन के मसाइल हैं। लोग पानी जो है पहुंचना, अगर कहीं किसी इलाके में बारिश ना हो जहाँ पे कुदरती जो नहरी निज़ाम से ठीक नहीं है, वहाँ पे फिर ट्यूबवेल्स भी लगाने बड़ा मसला है। तो अब ऐसा ऐसा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डैम्स की कमी है, डैम बन जाए तो ये सारे मामला क्लियर हो जाए। वीक प्राइसिंग सिस्टम, हमारे यहाँ जो कीमतें लगाने का सिस्टम है बड़ा वीक है। लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, हमारे पास हम लोग फर्टिलाइज़र खाद को इस्तेमाल नहीं करते अपनी ज़मीनों के ऊपर, लोग कम करते हैं, प्रॉपर नहीं करते, सही नहीं करते, उन्हें तालीम नहीं है। अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि ज़मीन उन लोगों के पास है जो काम नहीं करते, जो काम करने में उनके पास बहुत काम है। लाइक 52% पाकिस्तान के जो फार्मर हैं उनके पास सिर्फ 12 एकड़ के से नीचे ज़मीन है, और 30% ऑफ फार्मर जो हैं उनके पास 12 एकड़ से जो है थोड़ी ज़्यादा है और 25 एकड़ तक है। 18% ऑफ टोटल फार्मर हैं जिनके पास 25 से 50% एकड़ ज़मीन है। क्रेडिट प्रॉब्लम, यहाँ पाकिस्तान जो है उसने कोई बड़ी अहमियत नहीं दी एग्रीकल्चर सेक्टर को उधार देने की, क्रेडिट देने की, ताकि लोग अपने आप को डेवलप कर सकें। स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, पैरिश हो जाती हैं, पर लिहाजा स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं। अनसर्टन क्लाइमेट, हमारे पास जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो गैर यकीनी है। फ्लड आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा मुतासर होता है, बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं। मिट्टी की बहुत बीमारियाँ हैं जिसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सके और बेहतर नहीं कर सके अपनी मिट्टी को, ये उसकी बीमारियों की वजह से हमारी फसल बेहतर नहीं होती। प्लांट पौधों की बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर बड़ी
दवाइयाँ तो आ गई हैं, लेकिन उन दवाइयाँ जो हैं वो हमें और भी नुकसान करती हैं जब हमारे वो पेट में जाती हैं, हम खाते हैं, बहर उसकी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जदीद तालीम की कमी है, लोग पढ़ते नहीं, लोग जदीद जो है हमारा टनल सिस्टम, ये हमारे जितने भी ये फार्मिंग सिस्टम है उसको समझते नहीं, लर्न नहीं करते। इसको मैयर कैसे करना है, इम्प्रूव करने के लिए हमारे अवेलेबल कैपिटल को अवेलेबल करें, लोगों को क्वालिटी सीड, फर्टिलाइज़र और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप उन्हें पैसा प्रोवाइड करें। जदीद मेथड इस्तेमाल करें अपनी प्रोडक्शन के अंदर। इरिगेशन पानी के मामलात जो हैं, ट्यूबवेल्स लगाएं। जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर्स हैं। ज़मीन को बचाएं, ज़मीन को एरोशन, ज़मीन के नुकसानात से बचाएं इसे। एम्बैंकमेंट कल्टीवेटर तामीर करें और अनकंट्रोल ग्रेजिंग जो है इसके ऊपर डिस्कस किया जाए, लोगों को समझाया जाए। लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं? 82% फार्मर जो हैं उनके पास 25 एकड़ से कम ज़मीन, 15% ऐसे फार्मर जिनके पास 50 से 150% है, और 3% ऐसे हैं जिनके पास 150 से ज़्यादा ज़मीन है, 150 एकड़ से ज़्यादा है। तो ये गलत है, इसको बेहतर किया जाए। लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाएँ, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, क्वालिटी सीड्स जो बीज हैं वो बाहर से या पाकिस्तान से क्वालिटी के बनाए जाएँ, प्रोवाइड किए जाएँ फार्मर्स को। इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग, उन लोगों को ज़मीन दें जो काम करने वाले हैं, उसके ऊपर मेहनत करने वाले हैं। एग्रीकल्चर मार्केट की इस्टेब्लिश मार्केट्स तामीर करें एग्रीकल्चर के अलावा, जैसे सब्ज़ मंडियाँ हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे बनाएं। मिट्टी की जितनी बीमारियाँ उसके ऊपर ओवरकम करें, ट्यूबवेल्स लगाएं, कनाल नहरें बनाएं, ठीक है, और वाटर चैनल्स बनाएं फ्लड वाटर को कंट्रोल करने के लिए। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ज़मीन की जो है वो कंसोलिडेट करें जदीद तरीक़ों के तहत। जो प्लांट की बीमारियां हैं उन्हें भी मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स के साथ उसे कंट्रोल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कोऑपरेटिव फार्मिंग और डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड काज ऑफ फेलियर इन पाकिस्तान। कोऑपरेटिव फार्मिंग है क्या और ये पाकिस्तान में नाकाम क्यों है? कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, डू यू एग्री? पाकिस्तान में इंडिविजुअल फार्मर जो है वो अपनी ज़मीन के ऊपर काम करता है, ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल करता है जो उसे डेवलपमेंट से रोकती हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इम्प्रूव करने पे इस कंडीशन ऑफ सेक्टर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स टेक्निक्स। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन विच फार्मर कंबाइन और पोल देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू कैरी आउट डिफरेंट एग्रीकल्चर ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ एंड फॉर कॉमन बेनिफिट्स। यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग ये है कि फार्मर्स, एक गांव में अगर 20 घर हैं और सबके पास 2-2 एकड़ ज़मीन है तो 40 एकड़ उसको इकट्ठा कर लिया जाए, एक बंदा उसको होल्ड करे वो सारा, और उन लोगों को उसका मुनाफा दे दिया जाए साल बाद। इसके फ़ायदे क्या हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, उन 20 घरों के बंदों को जो है ट्रेन किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको उधार मिलेगा, फंड्स की कमी नहीं होगी, आउटपुट में इजाफा हो जाएगा, मैकेनाइजेशन, फार्म ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल होगा, मशीनरी इस्तेमाल होगी वहाँ पे। अब 2 एकड़ ज़मीन वाला बंदा तो नहीं ना चिल्ले से सब महंगी मशीनरी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हो जाएगी, आपका जो ब्रदरहुड है भाईचारा डेवलप होगा आपस में, इनपुट्स की सप्लाई एक जगह पे आसानी से हो जाएगी, इस पर फर्टिलाइज़र है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स। नाकामी की वजूहत क्या हैं? डिसऑनेस्टी, लोग बेईमान हैं, दूसरे पे एतमाद नहीं करते, कोऑपरेटिव स्पिरिट नहीं है लोगों के अंदर, लोगों का एटीट्यूड बड़ा रफ, गवर्नमेंट का एटीट्यूड बड़ा रफ है, उस पर सीरियस नहीं है। अटैचमेंट विद लैंड, फार्मर हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन एंड अटैचमेंट, जो फार्मर्स हैं उनकी अपनी ज़मीन के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, वो देते नहीं किसी को, छोड़ना ही नहीं चाहते। अनेबल टू मीट फॉर्मेलिटीज़, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की उन्हें पूरा करने से फार्मर्स जान छुड़वाते हैं। इलिटरेसी, जहालत है, लोग समझते नहीं चीज़ों को। फार्मर्स का एटीट्यूड भी कोई बेहतर नहीं होता, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम नहीं करना चाहते, वो हिचकिचाहट महसूस करते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। क्वेश्चन 4 बड़ा अहम है,
इसको ज़रा गौर कीजिएगा। व्हाट इज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म मैकेनाइजेशन। अपने आर्गुमेंट दें और इसके ख़िलाफ़ बात करें। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। फार्म मैकेनाइजेशन एक बहुत बड़ा पैकेज है, ग्रीन रेवोल्यूशन, सबज़ इनकलाब का। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 60s। इट एम्प्लाइज द यूज़ ऑफ मैकेनाइजेशन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी in different farming operations like sowing, harvesting, watering and spraying। ये से कहते हैं मैकेनाइजेशन। डेफिनेशन है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा सारे। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में आता है ट्रैक्टर, थ्रेशर, बुलडोज़र। हाइड्रोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में आता है ट्यूबवेल। केमिकल टेक्नोलॉजी में आता है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में आता है फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और बायोलॉजिकल में आता है हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। अच्छा जी, आर्गुमेंट्स फॉर फार्म मैकेनाइजेशन और एडवांटेजेस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। इसका आर्गुमेंट क्या है इसके हक़ में। फार्मर्स की इनकम में इजाफा। अगर आप मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी फार्म की इनकम में इजाफा हो जाएगा। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगी, प्लांट की डिजीज़ के ऊपर का ख़ात्मा हो जाएगा, सोइल की जो डिजीज़ हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगी, फूड की सप्लाई बेहतर हो जाएगी, वक्त बचेगा आपका, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक वक्त में आप 2-2, 3-3 फसलें ले सकेंगे, बड़े लेवल पे कल्टीवेशन कर सकते हैं आप, आउटपुट में इजाफा होगा, जदीद इरिगेशन सिस्टम आपका आएगा। आर्गूमेंट्स क्या हैं इसके ख़िलाफ़ और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोग कहते हैं अगर मशीनरी आ जाएगी तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जो गांव वाले लोग हैं बेरोज़गार हो जाएंगे। एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास इतने एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, मशीनरी को चलाने के लिए बिजली, गैस, पेट्रोल नहीं है। स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ है, वो क्या करें, वो कैसे लें इसको, ये बहुत बड़ा मसला है। लेक ऑफ वर्कशॉप फैसिलिटी, हमारे पास अगर हम ये ले लेते हैं ये ट्रैक्टर, थ्रेशर, तो वर्कशॉप लाना इसका बड़ा मसला है। अगर ख़राब हो जाए वर्कशॉप तक लाना, इसकी वर्कशॉप्स नहीं है, इसको लेने के लिए उधार पैसे नहीं है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक रिसर्च के मुताबिक ये केमिकल टेक्नोलॉजी जो है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करना, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हैं, हमारी सेहत के ऊपर बड़ा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज नहीं है टेक्निकल, वो मशीनरी को गलत इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यू टू मैकेनाइजेशन प्रोसेस, कैपिटल फ्राम अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्री ट्रांसफ़र होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इक्विपमेंट बड़े महंगे हैं। इस तरह दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो सफ़र करते हैं। इंक्रीज सोशल डिस्पैरिटीज़, मैकेनाइजेशन को इस्तेमाल करने से रिच फार्मर जो है वो रिच हो जाता है और गरीब हो जाता है। इससे गरीब और अमीर के दरमियान जो गैप है बढ़ जाता है। जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी इनकम बहुत थोड़ी होती है, वो ये मशीनरी ले ही नहीं सकते। बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद रखिए। ये तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हमने इसके पढ़े हैं।